नमस्कार, मैं मोनिका। स्वागत है आपका हिंद 24 न्यूज में। आज हमसे रूबरू होंगे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पंकज धनखड़। आज हम आपको बताएंगे कि झुंझुनू विधानसभा को लेकर इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। इस बार आप झुंझुनू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो आपके मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? देखो, मैं बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर मेरा चुनाव है। फिलहाल वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। पिछले 15 साल से लगातार ये चुनाव जीत रहे हैं। इनके पिताजी यहाँ लंबे समय से सांसद रहे, मंत्री रहे, एमएलए भी रहे। इनके पिताजी का एक मुद्दा रहता था नहर का। वो मुंह से कम नहर का नाम तो लेते थे। विजेंद्र जी आने के बाद तो नहर का नाम ही भूल गए। नहर इस जिले की बहुत जरूरत है। जिले का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है। किसानों के सामने पानी का जबरदस्त संकट है। 1994 में शेखावाटी को यमुना का पानी मिले समझौता हुआ था। 2025 में समझौता रद्द हो रहा है। विजेंद्र जी ने आने के बाद एक दिन भी नहर के पानी की तुला नहीं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहर का पानी, यमुना का जो पानी है समझौते का, वो इस जिले को मिले। हमारी पहली प्राथमिकता है, इस पर मैं लड़ाई लड़ूंगा। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि क्षेत्र के जो लोग हैं उनके आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। 60% से ज्यादा लोग कर्ज के दलदल में फंस गए हैं। जमीनों पर लोन हो गया, औरतों के जो गहने थे उन पे लोन हो गया, पशुओं पर लोन हो गया, मकानों पर लोन हो गया। अभी धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई गांव में कि लोग अपनी पत्नियों पर भी लोन ले रहे हैं। इसका मतलब जो जमीन पर लोन लेना अपमान समझते थे, आज वो पत्नियों पर लोन ले रहे हैं। इसका मतलब आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो छोटे व्यापारी हैं, आप बाजार में जाओ, सब छोटे व्यापारियों के हालात खराब है। उनकी किस्तें कोई आ रही है लोन की, वो चुकता नहीं हो पा रही। उनके दूसरे प्रकार के जो भी लाइबिलिटीज थी वो पूर्ति नहीं हो रही। दुकानों का किराया भी उनका जा नहीं रहा। कई जगह तो बिजली के कनेक्शन भी कट रहे हैं। दूसरा मेरा मुद्दा है कि कर्ज के तले जो जितने भी लोग दबे हैं, जब सरकारें एक लाइन में बड़े बड़े पूंजीपतियों के हजारों करोड़ रुपए समाप्त कर सकती है, उनके माफ कर सकती है, तो कर्जा मुक्ति की लड़ाई में लड़ूंगा कि जो भी कर्जवान लोग हैं, चाहे उनके पास किसी प्रकार का कर्जा हो, सरकार उनको उस कर्जे से मुक्त करे। तीसरा मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चुनाव का, एक तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं प्राइवेट, आज लगभग जब आर्थिक हालात खराब होगी तो फीस भी जमा नहीं हो पा रही माँ बापों से, और कोचिंगों में किसी भी एग्जाम के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, और हर साल पेपर किस तरीके से आउट हो रहे हैं। तो बहुत पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका बर्बाद हो गया। तो गाँव में अगर ये लाइब्रेरी खुल जाए तो नौजवानों को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका मकान का किराया भी नहीं लगेगा, एक उनको अनावश्यक फीस नहीं देनी पड़ेगी, गांव में वो कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा उसमें तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा इस जिले के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सैनिकों का ये जिला है। हर तीसरे घर में यहाँ सैनिक है, किसी भी जाति धर्म में। ये नहीं कि मुस्लिम भी बहुत सैनिक है। आप पूरे मंडावा क्षेत्र में जाओ, मेरे क्षेत्र के गाँव हैं, उनमें सब लोग यहाँ सेना से जुड़े हुए हैं। और सरकार अग्निपथ स्कीम लेके आई और उसके नाम से अग्निवीर भर्ती करे जा रहे हैं। तो नौजवानों के जो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का सरकार ने काम किया है, उसके खिलाफ भी मेरी लड़ाई है कि अग्निवीरों को स्थायी किया जाए और पहले की तरह सामान्य भर्ती हो। ऐसे अनेक जो मुद्दे इस क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए लड़ाई में लड़ रहा हूँ। बहुत से लोग आजादी से पहले खेती कर रहे थे, 500 साल से, 400 साल से, उनकी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम नहीं है। कहीं नदी के नाम चढ़ी हुई है, कहीं वो मंदिरों के नाम, जैसे मेरे गांव में 9000 बीघा मंदिर के नाम चढ़ी हुई है। जिस मंदिर के नाम चढ़ी हुई है वो मंदिर ही नहीं है गांव में। 500 साल पहले से लोग खेती कर रहे हैं, उस जमीन में बसे हुए, उनके मकान बने हुए सारे लोग, लेकिन वो पैमाइश आई तो उस पैमाइश में वो आजादी के बाद वो नाम छूट गए, तो नहीं चढ़ पाए, तो उनको खातेदारी दी जाए। ऐसे जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ, और ये मेरे चुनावी मुद्दे हैं। अगर मुझे मौका मिला, अवसर मिला, तो इन मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा।
आपके मुद्दे तो काफी बड़े हैं, इनको पूरा करने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं जब पढ़ने आया था झुंझुनू में मोतीलाल कॉलेज में 1996 में, तो इस जिले में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। पहली मांग मैंने शीशराम जी से करी ज्ञापन देकर कि सरकारी कॉलेज खुलवाई जाए। उन्होंने उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया नहीं और इग्नोर कर दिया। वहीं से हमारा आंदोलन का बिल्कुल वजह था और मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, जेलों में रहा, थानों में रहा, मेरे खूब मुकदमे लगे। गवर्नमेंट कॉलेज हमने खुलवाई बगैर चुनाव जीते। फिर दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाई। फिर शेखावाटी यूनिवर्सिटी की लड़ाई हमने शुरू करी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी खुलवाई। बगल में ये बीड़ है, झुंझुनू बीड़ मठ, यहाँ टोल लगा था 2005 में। तो टोल हटाओ जो संघर्ष समिति थी उसका मैं अध्यक्ष था, तो मैंने बगड़ बीड़ का टोल उखाड़ के फेंका। फिर पूरे राजस्थान में बीसीआर के नाम से किसानों की, गरीबों की लूट हो रही थी। तो राजस्थान में 2015 में सबसे पहले फ्री बिजली का आंदोलन मैंने शुरू किया। उस संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष था। तब तक तो मैं कोई चुनाव ही नहीं जीता था। मैंने इसी घर से, जहां से आप इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पहली मीटिंग बुलाई मैंने पूरे जिले के लोगों को, और यहाँ से मैंने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक, और बाड़मेर, जैसलमेर से लेके अलवर, भरतपुर तक हमने 72 रैली करी। गिरफ्तार रहे। 4 साल तक मैं पूरे राजस्थान में मैंने लड़ाई लड़के आज अशोक जी गहलोत जो कार्ड बांट रहे हैं फ्री बिजली का, इन्होंने बिजली फ्री नहीं करी, इन्होंने बिजली के थाने खोले थे। फिर दूसरी सरकार आई, उन्होंने उस थानों को आधार बना के बीसीआर बनानी शुरू करी थी। फ्री बिजली की लड़ाई हमने लड़ी। आज फ्री बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही? ये अडानी की लाइन जा रही इस बगल से, बीकानेर से चल के आई जसरापुर के लिए, खेतड़ी बीकानेर ट्रांसमिशन के नाम से। 1 रुपया बीकानेर से चल के यहाँ झुंझुनू तक आई, 1 रुपया किसी किसान को नहीं दिया। कोरोना काल में मैंने रोका उसको। बोला अडानी की लाइन को कौन रोक सकता, पंकज धनखड़ रोक सकता। मैंने रोका, मुकदमे लगे, आमने सामने हुआ, पुलिस के साथ झड़प हुई, लाइन रुकी, सारे किसानों को मैंने मुआवजा दिलवाया। जब मैं बिजली फ्री करवा सकता हूँ संघर्ष के दम पर, जब मैं हाई टेंशन लाइन रोक के जब मुआवजा दिलवा सकता हूँ, जब मैं लड़ाई लड़के गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा सकता हूँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी खुलवा सकता हूँ, बगड़ बीड़ का टोल उखाड़ के फेंक सकता हूँ। आप ये झुंझुनू शहर में मंडावा मोड़ के आसपास लाल पहाड़ी का क्षेत्र है। जब मैं किताब लेके जा रहे थे हम कॉलेज के 3-4 बच्चे, यूं ही किसी ने मेरे को नहीं कहा। नगर पालिका के लोग उसको, मकानों को तोड़ रहे थे कि अवैध कॉलोनियां। औरतें रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उनके घर वाले घरों में छुप गए थे। मेरे किसी ने नहीं कहा। जब मैंने देखा तो मैं जेसीबी मशीन के सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने रुकवाई, फिर लोग घरों से निकले, औरतें मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने उस तोड़ फोड़ को रुकवाया। फिर मैंने लड़ाई लड़के उन सबको वहां पट्टे दिलवाए। तो जब मैं बगैर जीते इतना काम कर सकता हूँ, तो जीतने के बाद आप मेरे फुलाद को आप समझ नहीं पा रहे। 100% किसी की गवर्नमेंट बने, कर्जा मुक्ति की लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, लाइन फिर जाएगी। किसी भी प्रकार का कर्जा है, लोग जानते मेरा लंबा संघर्ष। सर, दोनों प्रमुख पार्टियों को छोड़कर जनता आपको ही वोट क्यों दी? नहीं, दोनों प्रमुख पार्टियों ने लूटा है ना जनता को। ये दोनों प्रमुख पार्टियां चक्की के 2 पार्ट हैं और इसके बीच में आ गई जनता। तो जनता की ऐसे चक्की की तरह जनता को इन्होंने पीछा है, उनकी जबान बंद हो गई। आज किसान पे कोई संकट है तो कोई बोल रहा है क्या? अभी पिछले 3 सालों में लगातार किसानों को, फसलों को नुकसान हो गया। 1 रुपया जिले को मुआवजा मिला क्या? एक जनप्रतिनिधि बोला गया? मंत्री जी ने मुंह खोला क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसमें बोला क्या? किसी ने मुआवजा दिलवाया क्या? जनता इनके चुंगल से निकलना चाहती है। अभी पिछले दिनों अखबारों में जो सर्वे आया, 67% पब्लिक अच्छे आदमी को वोट देना चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी को नकार चुकी है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं नकारती तो अभी हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद की जो विद्याधर नगर स्टेडियम में लाखों लोगों की मीटिंग हुई, कहां से आ गए? किराए के लोग थोड़ी थे, अपनी इच्छा से गए थे, अपना किराया लगा के, अपनी गाड़ी लेके, अपनी बसों में, ट्रेनों में। तो लोग विकल्प चाहते हैं, इनके चुंगल से निकलना चाहते हैं। दोनों पार्टियों ने बारी बारी से इन लोगों को ठगा है। और क्या चरित्र है आप बताओ। ये मंत्री जी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी में वोट डलवा रहे थे। अभी मैं जिला परिषद जीत के आया निर्दलीय, तो कांग्रेस के बीजेपी के तो 20 जीते थे और 2 हम निर्दलीय थे। बाकी जो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के आए कितने? 8 वोट आए थे, 13। तो मंत्री जी ने तो बीजेपी में वोट डलवाए, यहाँ जिला प्रमुख बीजेपी का बनवाया, और बीजेपी के सांसद ने अपना वोट बीजेपी का दे के कांग्रेस का प्रधान बनवाया। कहाँ पार्टी?
कहाँ विचारधारा? कुछ नहीं है। जो यहाँ बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, आज वो बीजेपी के सामने खड़े हैं। पिछली बार जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, आज उनको बीजेपी ने टिकट दे दी। तो कहाँ पार्टी, कहाँ विचारधारा है? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ नहीं है। लोग इस बार बहुत सोच समझ के मतदान करेंगे। जो लोग लड़ने वाले हैं, लोग देख रहे हैं कि अपने कौन काम आएगा। 25 तारीख के बाद आदमी नहीं चाहिएगा क्या? कैसे गायब होंगे सबको पता है। प्रैक्टिकल एक भी आदमी नहीं, स्वतंत्रता सेनानी है क्या? कोई बहुत बड़ा इनके बाप दादों का यहाँ संघर्ष का कोई इतिहास है क्या? क्यों वोट देंगे? ठीक है, पैसे से इनकी हवा बनी हुई है, और क्या बताओ जमीन पर इनका पैसे कहीं डोनेट कर दिए, तो एक आदमी को डोनेट कर दिए तो उससे पूरे गांव का भला हो गया क्या? इस कॉलोनी में जाके देखो, 60% औरतों ने लोन ले रखा है, और लोग बदलाव नहीं चाहते। तो ये मेरा वार्ड, यहाँ कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार और बीजेपी के यहाँ मजबूत उम्मीदवार खड़े थे, और मैंने एक सब्जी बेचने वाले को यहाँ खड़ा किया था। दोनों की जमानत जब्त हुई थी, मेरा सब्जी वाला जीता है। इसका मतलब परिवर्तन नहीं चाहते के लोग? बिल्कुल चाहते हैं। आदमी तो दिखना चाहिए सामने, चेहरा नहीं आया लोगों के सामने। इस बार चेहरा है, 100% बदलाव होगा। आप राजनीति में कब से हैं? मैं 1996 से हूँ। क्या क्या किया आपने? मैं छात्र नेता रहा, फिर नौजवानों की बेरोजगारी भत्ता जब राजस्थान में शुरू करवाया तो ये पूरे राजस्थान में लड़ाई मैंने लड़ी। फिर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर उसको काउंटिंग में मेरे को हराया गया। उस टाइम बैलेट पेपर पे चुनाव था, 527 मेरे रद्द करके। कांग्रेस तो उस समय भी तीसरे नंबर पर थी। ये आज जो मेरे सामने प्रत्याशी हरा, तीसरे नंबर पे गया है। ये 2005 में भी तीसरे नंबर पे था। फिर 2008 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो खूब मेरा राजनीतिक ठीक है। आपका जो प्रमुख मुकाबला है वो कौन सी पार्टी से है? मेरा फिलहाल विजेंद्र जी से है। बीजेपी का तो अभी यहाँ कोई मुकाबला नहीं बचा। पिछले 15-20 साल से तो यहाँ बीजेपी की वो दुरुक्ति हो रखी है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी पिछली बार भी बीजेपी आमने सामने थी। बीजेपी वाले तो इसलिए चुनाव लड़ते हैं आमने सामने, किसी के 1-2 वोट ज्यादा आ जाए ना। उनका भी ये कंपटीशन है कि बीजेपी की जिसको टिकट मिली है उसको ज्यादा है या बागी को ज्यादा है। बाकी ये सोच रहा है कि मेरे अगर 150 ज्यादा आ जाएंगे तो अगली बार टिकट मेरे को मिल जाएगी। ये अगली बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार के लिए नहीं लड़ रहे। ना इनका कोई मुद्दा था। जो एक यात्रा में 5 एक साथ खड़े थे, कह रहे थे जिसको टिकट मिलेगी उसी के साथ रहेंगे। मामू जी कह रहे थे कि मेरे लिए कह रहे थे और किसी के लिए नहीं बोल रहे थे। क्यों? निर्दलीय तो मैं अकेले लड़ रहा था। तो उन्होंने कहा पार्टी के अलावा इस बार कोई भी चुनाव लड़ेगा टिकट के अलावा उसके 2000 वोट नहीं आएंगे। वो वीडियो मेरे पास है, पूरी सोशल मीडिया में घूम रहा है। कब की बात है ये? ये अभी बीजेपी की टिकट इनकी कटी, उससे पहले उनका बयान था। क्यों? उनको पक्का था कि तने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो बिकाऊ तो है, टिकट तो बिकती है ना। उन्होंने पैसे से खरीद के लाए थे। वो तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के उसकी पत्नी थी, वो जिला परिषद मेंबर थी। तो पहले दिन उसको टिकट मिली तो कोई बीजेपी के सदस्य नहीं थे, तो कैसे मिली? उनको पता है पैसे से टिकट मिलती है। तो इस बार भी पैसे में वो 1 नंबर पे थे। तो उनको 100% पता था कि टिकट अपनी आनी है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि बगैर टिकट के कोई चुनाव लड़ेगा तो उसको 2000 वोट मिलेंगे। अब तो बगैर टिकट के कौन चुनाव लड़ रहा है? पंकज धनखड़ भी टिकट पे, अब तो बबलू जी भी टिकट पर है, अब तो विजेंद्र जी भी टिकट पर है। तो बगैर टिकट के कौन चुनाव लड़ रहा है? तो कोई आपको भामू जी को पूछना चाहिए कि ये आपका बयान है कि बगैर टिकट वाले को 2000 वोट मिलेंगे, तो बगैर टिकट वाला कौन है झुंझुनू विधानसभा में? तो उनका ही बयान है। पैसे से लोग क्या है? देखो, गुड़ के पास मक्खियां जरूर आएंगी। अब आज गुड़ को छुपा दो, सुबह एक भी कार्यालय में मिल जाए तो मेरे को बता देना। हमारे पास तो आता है, वो संघर्ष की वजह से आता है। मेरा मान सम्मान वो संघर्ष की वजह से है। हमारे किसी कार्यकर्ता ने हमसे डीजल नहीं डलवाया गाँव में। कोई चाय नहीं मांग रहा, कोई कूपन नहीं मांग रहा, कोई टोकन नहीं मांग रहा। जब गाँव में जाता हूँ खुद ही पैसे देते हैं, खुद ही नहीं गाड़ी लगा रखी। कितनी गाड़ियां चल रही हैं, एक कोई हमने नहीं लगाया, सब अपने हिसाब से चला रहे हैं। उनको पता है कि 25 तारीख के बाद आदमी चाहिएगा यहाँ। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, पूछते हैं पटवारी किधर मिलेगा धनखड़ जी। अरे पटवारी मिलेगा क्या? पटवारी वाले रास्ते ही नहीं चले। आप कांख में कागज डाल के मिलते हैं पटवारी का ऑफिस किधर है। अरे पटवारी के ऑफिस वाले रास्ते गए नहीं आप जिसको वोट दे। पटवारी तो खेत में मिलना चाहिए ना। पटवारी को आप झुंझुनू में ढूंढ रहे हो, वोट सही जगह नहीं डाले तब ढूंढ रहे हो। पटवारी का हम खेत में है, झुंझुनू में थोड़ी है। वो झुंझुनू में ढूंढते मिलते, पटवारी किधर मिले। ऐसी स्थिति है, लोग समझ के वोट करेंगे।
जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क है, पानी, बिजली, इन सब की समस्या के निस्तारण के लिए आप क्या करेंगे? देखो, ये जनता की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ये कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, जन कल्याणकारी जो सरकार होती है, उसकी ड्यूटी है कि लोकतंत्र में वो हर सरकार अपने लोगों के, अपने नागरिकों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये उपलब्ध करवाए। नहीं करवा रहे तो ये नालायकी है सरकार की। जनता की ये डिमांड नहीं है। जनता की दूसरी डिमांड है, अच्छे कॉलेज खुले, अच्छे इंस्टीट्यूट खुले, रोजगार मिले, डेवलपमेंट हो, कारखाना डेवलप हो, शिक्षा का स्तर सुधरे, सड़कों से टोल हटे, शिक्षा सस्ती अनिवार्य हो, सरकारी स्कूलों में सब में इंग्लिश मीडियम स्कूल चले, गांव गांव में लाइब्रेरी खुले। जनता की ये डिमांड है। अब जनता को इन्होंने पानी, बिजली, सड़क इसमें उलझा दिया। 60 साल बाद भी हम बिजली पानी मांग रहे हैं, शर्म की बात नहीं है क्या? हमारे से बाद में जो देश आजाद हुए, उन्होंने दुनिया में उनका डंका बज रहा है।